हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। मध्य प्रदेश के खबरों के बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। खबरों को देखेंगे विस्तार से। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर मध्य प्रदेश के IAS नियाज खान के ट्वीट का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा के बाद अब मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि नियाज खान के खिलाफ कार्रवाई के लिए कार्मिक विभाग को पत्र लिखेंगे। सारंग ने कहा है कि नियाज खान अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं। जिस पद पर वो हैं उसकी अपनी आचार संहिता है। वो फिरका परस्ती और अराजकता फैलाकर लाइमलाइट में आना चाहते हैं। ये उनके सर्विस रूल के खिलाफ है। इससे पहले रामेश्वर शर्मा ने भी नियाज खान के ट्वीट पर सवाल उठाते हुए सरकार से उनसे स्पष्टीकरण देने की मांग की है। नियाज खान अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं और नियाज खान केवल और केवल फिरका परस्ती फैलाकर, अराजकता फैलाकर अपने आप को लाइमलाइट में लाना चाहते हैं। मैं आज पत्र लिख रहा हूं और निश्चित रूप से कार्मिक विभाग को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो द कश्मीर फाइल्स पर विवादों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। IAS नियाज खान के ट्वीट के बाद फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट सामने आया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि सर नियाज खान साहब, भोपाल आ रहा हूं 25 मार्च को, कृपया अपॉइंटमेंट दे दीजिए ताकि आपसे मुलाकात हो सके। गौरतलब है कि भोपाल में तैनात IAS नियाज खान पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर लगातार द कश्मीर फाइल्स पर टिप्पणी कर रहे हैं। अपने ट्वीट में विवेक अग्निहोत्री ने आगे लिखा है कि आपके साथ बैठकर मशवरा करना है कि हम अपनी फिल्म की कमाई और आप अपनी किताबों की रॉयल्टी और IAS के पावर से कैसे कश्मीर के लोगों की मदद कर सकते हैं। दरअसल नियाज खान ने ट्वीट किया था कि द कश्मीर फाइल्स की कमाई 150 करोड़ रुपए पहुंच गई है। बढ़िया है, लोग कश्मीरी पंडितों की भावनाओं को काफ़ी सम्मान दे रहे हैं। मैं फिल्म के निर्माता से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसकी पूरी कमाई ब्राह्मणों के बच्चों की पढ़ाई और उनके घर बनाने के लिए खर्च ट्रांसफ़र कर दे। ये एक बड़ी चैरिटी होगी। मध्य प्रदेश के रायसेन और श्योपुर में हुई घटनाओं के बाद CM शिवराज सिंह एक्शन मोड पर हैं। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद प्रशासन ने घटना से जुड़े आरोपियों की अवैध संपत्ति ढहानी शुरू कर दी है। रायसेन में 2 समुदायों के बीच विवाद के दौरान गोलीबारी में एक मौत और 4 लोगों के घायल होने के बाद प्रशासन का रुख कड़ा हो गया। प्रशासन ने बुलडोजर से आरोपी के अवैध निर्माण को ढहा दिया। वहीं श्योपुर में नाबालिग लड़की से गैंगरेप के 3 आरोपियों के घरों को भी प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर धराशायी कर दिया। इतना ही नहीं, एंटी माफिया मुहिम के दौरान बिजली कनेक्शन भी काट दिए गए और तीनों आरोपियों की फसल को भी नष्ट कर दिया गया। नहीं, ये तो अतिक्रमण किए हुए थे, इसको लेकर के की गई और ऐसा कोई भी करेगा माफियागिरी तो उसके खिलाफ भी ऐसी सख्त कार्रवाई होगी। उनके द्वारा अपराध उनके विरुद्ध दर्ज हुआ है। एक गैंगरेप के संबंध में पुलिस थाने में दर्ज हुआ मामला, वो एक अलग विषय है। वो भी, उस पर भी कार्रवाई चल रही है। वो अलग कानूनी कार्रवाई है, या अतिक्रमण हटाने वाली कार्रवाई थी। रायसेन जिले में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद और गोलीकांड को लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी अपने स्तर पर जांच करेगा। हमीदिया अस्पताल में भर्ती गोलीबारी में घायल 4 आदिवासी बच्चों से मुलाकात करने बाल आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो भोपाल पहुंचे। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने घटना को सांप्रदायिक दंगा बताया। साथ ही कहा कि मामले में 4 बच्चों को गोली लगी है, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। मामले पर आयोग अपने स्तर पर जांच करेगा। साथ ही घटना में सहमे बच्चों की काउंसलिंग भी की जाएगी। उन्होंने दावा भी किया कि किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। घटना शुक्रवार रात रायसेन जिले के सिलवानी थाना क्षेत्र के प्रतापगढ़ जैथारी के पास ग्राम खमरिया पौड़ी की है। घटना के प्रत्यक्षदर्शियों ने से भी कानूनगो ने मुलाकात की। घटना के प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि गेहूं के खेतों में छिपकर 40 से भी ज्यादा लोगों ने गोलीबारी की थी, जबकि पीड़ित पक्ष मामले को सुलझाने के लिए दूसरे पक्ष से मिलने जा रहा था। आयोग इस मामले में सख्ती से काम लेगा
और ये इंश्योर करने का काम करेगा कि एक भी दोषी को छोड़ा ना जाए। मैंने बच्चों से बात की तो मुझे ये समझ में आया कि बच्चे अभी भी ट्रॉमा में हैं, डरे हुए हैं, सदमे में हैं, उनको प्रॉपर काउंसलिंग की ज़रूरत है। हम प्रशासन को बोलेंगे कि उनको प्रॉपर साइकोलॉजिकल मदद मुहैया कराने के बाद ही उनके बयान लिए जाएं, जिससे कि आरोपियों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई की जा सके। मध्य प्रदेश में 2 साल पहले आज ही के दिन कांग्रेस की सरकार गिरी थी। कांग्रेस आज भी ये आरोप लगाती है कि बीजेपी ने गलत तरीके से सरकार बनाई है। इसी सिलसिले में कांग्रेस ने प्रदेश भर में लोकतंत्र सम्मान यात्रा निकाली। कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लेकर रैली निकाली। मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस की लोकतंत्र सम्मान यात्रा पर जवाब देते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार का कार्यकाल मध्य प्रदेश का काला अध्याय रहा है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज जी ने जिस तरह से खरीद फरोख्त की सरकार गिराई थी, लोकतंत्र की हत्या की और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का अपमान किया, इन सब बातों को लेकर ये विरोध और तिरंगा यात्रा है। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। वो देश की राजनीति का, किसी भी सूबे, किसी भी प्रदेश के काले अध्याय का सबसे बड़ा कार्यकाल था। कमलनाथ जी की सरकार में एक पैरेलल इकोनॉमी, एक समानांतर अर्थव्यवस्था, जो कि भ्रष्टाचार की अर्थव्यवस्था थी, वो फैली हुई थी। राज्य सरकार अब अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन और उन्हें प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए नई पहल करने जा रही है। अब प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जनता से ही सुझाव लिए जाएंगे। इसके तहत योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए गठित मंत्री समूहों को जनता मध्य प्रदेश सरकार के पोर्टल mp.mygov.in के जरिए अपने सुझाव दे सकेंगे। सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, कन्या विवाह योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, राशन वितरण, सीएम राइस योजना, जल जीवन योजना समेत स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के लिए 25 मार्च तक लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। बता दें कि इससे पहले मध्य प्रदेश के आम बजट के लिए भी पोर्टल के जरिए लोगों से सुझाव मांगे गए। भोपाल में पकड़े गए आतंकी संगठन जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश के 4 आतंकियों से पूछताछ में अहम खुलासे हुए हैं। एटीएस को पूछताछ में पता चला है कि आतंकियों का टारगेट मध्य प्रदेश में अपने आतंकी संगठन का स्लीपर सेल नेटवर्क तैयार करना था, ताकि भविष्य में यहां बैठकर आतंकी करतूतों को अंजाम दिया जा सके। एटीएस डीआईजी डॉक्टर आशीष के मुताबिक आतंकी उसके लिए समुदाय विशेष के युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश में भर्ती करने के मिशन में जुटे हुए थे। अपना नेटवर्क तैयार करने के लिए 4 आतंकी धर्म का सहारा लेकर मस्जिद मदरसों में पैठ बना रहे थे, जहां वो आलिम के बहाने युवाओं से संपर्क कर रहे थे। इसके संबंध में एटीएस के हाथ कुछ सुराग लगे हैं। एटीएस जल्द उन तक पहुंचने का दावा कर रही है। इसके अलावा ये आतंकी कॉलेज में पढ़ रहे युवक युवतियों पर भी डोरे डाल रहे थे। आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते, इससे पहले ही एटीएस ने अंतर्राष्ट्रीय जिहादी मॉड्यूल का भांडाफोड़ कर दिया। जबलपुर में राजीव गांधी आवास और पीएम आवास योजना के हितग्राहियों के लिए बनाए गए मकानों में अवैध रूप से रह रहे अपात्रों के खिलाफ जिला प्रशासन ने मोर्चा खोल दिया है। जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीमें गोहलपुर इलाके के लेमा गार्डन पहुंची, जहां पर निगम अमले ने घरों को खाली कराना शुरू किया। इसी दौरान एक युवक 2.5 साल के बच्चे को लेकर बालकनी पर चढ़ गया और मकान खाली कराए जाने पर बच्चे समेत नीचे कूद जाने की धमकी दी। अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए युवक के पड़ोसियों से बच्चे को छुड़वाया और उसे नीचे उतारा। लोगों का कहना है कि निगम ने किश्त में मकान देने का भरोसा दिया था। पैसे और कागजात जमा करने के बाद निगम ने मकान देने का लेटर दिया था, लेकिन अब अचानक अधिकारी मकान खाली करने को कह रहे हैं। ऐसे हालात में वो कहां जाएंगे? वही अधिकारियों का कहना है कि हाईकोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है। सर, हम लोग के 10-10 हजार रुपए भी जमा हुए और अभी तक हम लोग 2-3 दिन पहले हम लोग पूरे डॉक्यूमेंट जमा करे और बोले ठीक है आप लोग का पूरा सब कुछ। आज अचानक आके बोलते खाली करो, तुम लोग को नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो सर हम लोग कहाँ जाए? हम लोग 2 मंजिल का मकान पे पहुंचे। स्मार्ट सिटी बनाना है, जगह की जरूरत है, आप लोग को ये मकान दिया जा रहा है, ऐसे बोले थे। आप लोग को यहाँ से कोई नहीं निकाल सका। 5 भाई 6 भाई हो, आप लोग को 6 के नाम में घर अलाउड कर दिया गया है।
फिर आपको निकाला जा रहा है? अब निकाला जा रहा है कि राजीव आवास योजना में 3,81,000 रुपये जमा करना पड़ता है। अवैध ढंग से ये लोग रह रहे थे, तो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में संपूर्ण प्रक्रियाओं को पूरा करने के उपरांत मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर इन लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। ये पूरा सर्वे और ये अलॉटमेंट का जो प्रक्रिया है वो नगर निगम के द्वारा की गई है और पुलिस प्रशासन द्वारा केवल यहाँ पे शांति व्यवस्था स्थापित की गई है। उस शांति व्यवस्था के आधार पे यहाँ पुलिस फोर्स उपस्थित हुई है। यहाँ पे पुलिस का अलॉटमेंट और उसमें कोई रोल नहीं है। भोपाल के अपेक्स बैंक चौराहे पर एक कार सवार ने पुलिस के साथ बदतमीजी की। दरअसल सीट बेल्ट नहीं पहनने और कार का नंबर अधूरा देखकर पुलिस ने उसे रोका। इस पर कार सवार भड़क गया और सब इंस्पेक्टर के साथ झूमाझटकी की। उसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस कर्मियों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश भी की और फरार हो गया, जिसके खिलाफ पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने और शासकीय काम में बाधा डालने की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। बता दें कि रईसजादे की गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस तरीके से एक शख्स ने जब उसे रोका गया सीट बेल्ट नहीं पहने होने के कारण और कार का नंबर अधूरा होने के कारण, तो उसने ट्रैफिक पुलिस पर ही गाड़ी चलाने की कोशिश की और उसके बाद जब रोका गया तो पुलिस से बदतमीजी करने लगा। आखिरकार इस शख्स पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। शासकीय काम में बाधा में रुकावट और ट्रैफिक नियम फॉलो नहीं करने। यूपी के गंगा एक्शन प्लान की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश में भी नदी, तालाब और अन्य वाटर बॉडी के संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार प्लान तैयार कर रही है। प्रदेश सरकार ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से एक्शन प्लान के प्रावधान और रिपोर्ट प्रदान करने की मांग की है। इसके आधार पर मध्य प्रदेश को 100% प्रदूषण मुक्त करने की योजना तैयार की जाएगी। नगरीय विकास आवास विभाग समेत अन्य विभागों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। बीते दिनों नगरीय विकास आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी से दिल्ली में मुलाकात कर इस योजना को लेकर चर्चा भी की थी, जिसमें सरकार पहले चरण में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च करेगी। आपको बता दें कि एनजीटी समेत हाईकोर्ट भी नदियों के संरक्षण को लेकर सरकार को निर्देश दे चुकी है। शिप्रा के उन्नयन के लिए भी हमने काम किया है और हम मध्य प्रदेश की सभी वाटर बॉडीज के उन्नयन के लिए, उनके संरक्षण, उनके संवर्धन के लिए काम कर रहे हैं और उसके लिए अलग अलग विभाग, चाहे केंद्र सरकार से मदद की बात हो या स्टेट बजट से मदद की बात हो, उस पर काम कर रहे हैं। भोपाल की सबसे खूबसूरत वीआईपी रोड जल्द ही देश की नंबर 1 रोड होगी। दरअसल सरकार ने वीआईपी रोड के विस्तार के साथ सौंदर्यीकरण के प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। भोपाल के बड़े तालाब से होकर गुजरने वाले फिलहाल ये 2 लेन रोड है, अब इसे 6 लेन किया जाएगा। बाकी की 4 लेन का निर्माण भी तालाब के बीच से ही किया जाएगा। साथ ही इसे डिजाइन भी सड़क की सुंदरता के हिसाब से किया जा रहा है। यहाँ सोलर प्लांट, स्मार्ट पोल, फ्री वाईफाई, सेंट्रल लेक व्यू, साउंड एंड लाइट शो और ग्रीन रोड के रूप में विकसित करने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। अनुमान है कि इस प्रोजेक्ट में सरकार 150 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वीआईपी रोड का निर्माण रेतघाट तिराहे से लालघाटी चौराहे तक साल 1998 में करीब 25 करोड़ की लागत से भोज वेटलैंड प्रोजेक्ट के तहत राजधानी परियोजना प्रशासन ने किया था। करीब 6 किलोमीटर लंबी इस सड़क को प्रदेश की सबसे खूबसूरत सड़क का दर्जा मिला हुआ है। लिहाजा बॉलीवुड में वीआईपी रोड पर फिल्मांकन भी आम बात है। तालाब की वजह से वीआईपी रोड अपने आप में मेरे हिसाब से देश भर के सभी रोड्स में से यूनिक है, उसकी खूबसूरती यूनिक है। किसी को भी एयरपोर्ट जाना हो या जो रोड कनेक्टिविटी की तरफ से बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोड्स इन द सिटी और बेहतर करने पे लगातार काम सरकार की तरफ से जारी है। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में जल्द ही 78 फिजियोथेरेपिस्ट की नियुक्ति करेगी, जिसे लेकर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। हर जिला अस्पताल में एक महिला और एक पुरुष फिजियोथेरेपिस्ट पदस्थ किए जाएंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा अस्पताल में आने वाले बुजुर्ग और हड्डी की बीमारियों से पीड़ित मरीजों को होगा। आपको बता दें कि अभी छोटे जिलों में न तो सरकारी अस्पतालों में यह सुविधा है और न ही निजी तौर पर फिजियोथेरेपिस्ट मिलते हैं।
इस वजह से उन्हें अपने घर पर ही डॉक्टर की सलाह पर फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है। नियुक्ति को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि कोविड के दौरान ये देखा गया है कि मरीजों को चिकित्सीय मदद के साथ ही पैरामेडिकल और ख़ासतौर पर फिजियोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ी थी, जिसे देखते हुए हमने जिला अस्पतालों में फिजियोथेरेपिस्ट के पदों पर भर्ती करने का निर्णय लिया है। आपको ये भी बता दें कि पहले 1 साल के लिए संविदा पर पदस्थ किया जाएगा, जिसके बाद सेवाओं को देखते हुए सेवा विस्तार किया जाएगा। हमने 2 स्तर पर काम किया है। एक तो हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट हमारे नीचे तक के जो हमारा सेटअप है उसमें हम स्थापित कर ही रहे हैं। उसके साथ साथ हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो मेंटल इलनेस है उसको लेकर भी हम काम करें, और वो व्यवस्था भी हम सभी अस्पतालों में कर रहे हैं। बात देखते हैं बिग न्यूज़। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज़। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। मणिपुर के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को आज इंफॉल में मणिपुर भाजपा विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से राज्य का मुख्यमंत्री चुना गया है। इसी के साथ एन बीरेन सिंह दूसरी बार सीएम बनेंगे। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह बहुत ही अच्छा निर्णय है। बीजेपी गोवा में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने जा रही है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी आलाकमान ने राज्य की बागडोर प्रमोद सावंत को सीएम के तौर पर सौंपने का फैसला किया है। प्रमोद 24 मार्च को सावंत सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। बता दें कि गोवा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 40 में से 20 सीटों पर जीत दर्ज की है। यूपी में बीजेपी विधायक दल की बैठक अब 24 मार्च को होगी। इस बैठक में विधायक अपना नेता चुनेंगे जो बाद में यूपी के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। इस बैठक के लिए इस बार अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाया गया है। उनके साथ झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास को भी पर्यवेक्षक बनाया गया। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि अब तक 14,700 रूसी सैनिक मारे गए हैं। इसके अलावा मंत्रालय ने कहा कि इस युद्ध में अब तक रूस के कई हथियार नष्ट हुए हैं। मंत्रालय ने दावा किया कि रूस के 118 हेलीकॉप्टर, 96 एयरक्राफ्ट और 476 टैंक समेत कई हथियारों को नष्ट कर दिया गया। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने व्लादिमीर जेलेंस्की और उनके परिवार को ब्रिटेन में शरण देने की पेशकश की है। बोरिस ने बताया कि जेलेंस्की की उनके साथ नियमित बातचीत होती है और वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन वो एक प्रेरणा भी साबित हुए। NTAGI ने सरकार से कोविशील्ड वैक्सीन के दोनों डोजों के बीच समय को कम करने की सिफारिश की है। नेशनल टेक्नोलॉजी एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन ने कहा है कि दोनों खुराकें 8 से 16 सप्ताह के अंतर पर लेने पर भी प्रभावशीलता समान है। ऐसे में लोगों को दूसरे डोज के लिए 12 से 16 हफ्तों का इंतजार करना सही नहीं। कुछ और खबरें आपको बता दें कि NTAGI ने सरकार से कोविशील्ड वैक्सीन के दोनों डोजों के बीच समय को कम करने की सिफारिश की है और नेशनल टेक्नोलॉजिकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन ने कहा है कि दोनों खुराकें 8 से 16 सप्ताह के अंतर पर लेने पर ही प्रभावशीलता समान है। ऐसे में लोगों को दूसरे डोज के लिए 12 से 16 हफ्तों का इंतजार करना सही नहीं है। बढ़ते आगे, इंदौर में 2 पक्षों में हुए विवाद के चलते एक युवक की चाकू से हमले करके हत्या कर दी गई, वहीं 2 युवक घायल हो गए। घटना के बाद घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक मामला पलासिया थाना क्षेत्र के बिनोबा नगर का है, जहां रहने वाले रवि अरोरा नाम के युवक का पड़ोस के आदित्य कौशल से मामूली बात पर विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद आदित्य ने अपने साथी ध्रुव नानू और राजकुमार समेत दूसरे लोगों को बुला लिया। इसके बाद वो रवि और उसके भाई नीलेश समेत बाकी लोगों पर चाकू से हमले करने लगा, जिससे 3 लोग घायल हो गए। बाद में रवि अरोरा की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने कल भी नशे कर रखे थे,
कि आप लोगों ने मुखबरी करी है पुलिस से। हमने बोला ऐसा हम लोगों ने नहीं किया है, बस उन्होंने इसी बात को लेकर 8-10 लोग थे साथ में, उनका परिवार था, उन लोगों ने मारने की पूरी कोशिश करी, मारना स्टार्ट कर दिया। कोई फर्सी फेंक के मार रहा था, कोई लठ से मार रहा था। 2 पड़ोसी के आपसी विवाद में एक अन्य पड़ोसी ने अपने 4 अन्य साथियों के साथ मिलकर रवि पिता रमन अरोड़ा निवासी 46 विनोबा नगर इंदौर में साथ मारपीट कर चाकू से हमला कर प्राणघातक चोटें पहुंचाई। जलीय जीव प्रेमियों के लिए एक निराशाजनक खबर है। दरअसल मुरैना में वन विभाग ने चंबल नदी में घड़ियाल, मगरमच्छ और डॉल्फिन को लेकर आंकड़े जारी किए। फरवरी-मार्च के आंकड़ों में खुलासा हुआ है कि चंबल नदी में जलीय जीवों की संख्या में कमी आई है। आंकड़ों के अनुसार घड़ियाल अभयारण्य चंबल और पार्वती नदी में 162 घड़ियाल और 11 डॉल्फिन की कमी हो गई है। मामले में वन विभाग के जिलाधिकारी रामस्वरूप दीक्षित का कहना है कि जलीय जीवों की गणना 2022 में मगरमच्छ, घड़ियाल और डॉल्फिन की संख्या बीते साल की तुलना में कम हुई। आशंका है कि कुछ जलीय जीव वर्ष 2021 जुलाई-अगस्त में भारी बाढ़ में बह गए होंगे, या फिर कुछ की मौत भी हो गई होगी, या फिर कुछ दूसरी नदियों में पलायन कर गए होंगे, इसलिए उनकी संख्या कम हुई। घड़ियाल के गणना कम आने का मुख्य कारण तो इस साल जो बाढ़ आई थी, हर साल बाढ़ हमेशा बड़ी नदियों में आती है, पर इस साल छोटी नदियों में भी आई थी, तो उस कारण कई सारे घड़ियाल यहाँ से बहकर यमुना नदी में भी चले गए हैं। बच्चे को गोद में लेकर एक नायब तहसीलदार का विवाद सुलझाने का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। खंडवा के जावर के पास सैलानी बाबा मेला परिसर में 2 पक्षों में विवाद के बाद पथराव से अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण पाया। विवाद के बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। डीएसपी और नायब तहसीलदार माला अहिरवार की समझाइश के बाद लोग सड़क से हटे। इस दौरान नायब तहसीलदार अपने बच्चे को गोद में लेकर विवाद का निपटारा कर रही थी। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। घटना हुई वो बोलेंगे उनका कहना है कि हम मेले प्रभारी पास गए थे तो मेले प्रभारी को 3 बार सूचना दी। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना है, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।